सर, एंड लुकिंग फॉर। भूपेश जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। भूपेश जी वर्किंग हैं और प्रोफेशनल हैं और दिन भर गैजेट्स में ही रहते हैं और वरिड हैं। वरिड तो राइट वर्ड नहीं है, इतना इनको भी नहीं पता है, पर हाँ कंसर्न्ड है। जब इनसे बात हुई मेरी और इनको बताया गया कि भैया ये एक नया पोल्यूशन भी है, तो ऑफ कोर्स जागे हैं। ओपन माइंडेड है, मैं अगर राइट वर्ड इनके लिए बोलूं तो ओपन माइंडेड है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनको हम इस बारे में बताते हैं तो अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां थोड़ी, कोई ऐसा अगर है ना, ऐसा कोई खतरा होता तो सरकार अलाउ ही नहीं करती मोबाइल बनाने के लिए। सरकार अगर मोबाइल परमिशन दे रखी है तो मतलब कोई खतरा होगा ही नहीं। लोग ना अपनी सेहत की से के बारे में मतलब ऐसे सरकार को कोसेंगे, ये सड़क पे गड्ढे हैं, ये सड़क पे गड्ढे हैं, पर जैसे ही ऐसी कोई नई चीज उन्हें पता चलती है तो नहीं नहीं, सरकार परमिशन ही नहीं देती। बस उन्होंने वो जिम्मेवारी नहीं ली। सबसे बड़ी बात जिम्मेवारी की होती है ना, लोग जिम्मेवारी नहीं लेते सोचने की। वो दिमाग का आलस कह दीजिए या लापरवाही कह दीजिए, या हमारा मतलब हमारे कल्चर में ही नहीं है। हम डरते ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स से, हम डरते ही नहीं है। हम सूरज से डरते हैं। हम कहते हैं जी यूवी रेस में छेद हो गया है और अब तो हम बाहर निकलेंगे तो बस जल जाएंगे। हम विटामिन डी की कमी से जिंदगी खत्म हुए जा रही है, पर सूरज से हम डरते हैं। पर जो इतना बड़ा खतरा घर के अंदर होता है उससे आंख बंद करके, पर कहते हैं ना कि बिल्ली अगर आंख बंद कर लेती है, खरगोश अगर आंख बंद कर लेता है और है ना अपना मुंह खड्डे में घुसा लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली आ नहीं रही है, बिल्ली आ रही है और बिल्ली खा जाएगी। तो बेहतर है कि हम इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। तो कम से कम भूपेश जी की मुझे बात अच्छी लगी कि ये ओपन माइंडेड हैं और सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो हमने इसीलिए आपको इनवाइट किया है सर, जिससे आप आज सारी क्लैरिटी कर दें। और मैंने भूपेश जी को यही कहा है कि जो भी उनके क्वेश्चंस हो वो प्लीज आपसे पूछ लें। तो ओवर टू यू भूपेश जी एंड सौरभ जी। थैंक यू मैम सुलेखा अगेन। जी, सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने इस टॉपिक के ऊपर मुझे इनवाइट किया, क्योंकि न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पे तो बहुत सुना था, लेकिन ना एक इंटरेक्शन जरूरी था। क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से अच्छा है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करो जो इसके बारे में सही जानकारी दे। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने माय आज मुझे प्लेजर। यहाँ पे बुलाया। और माय सौरभ जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये सवाल है मेरा आपसे कि सुरेखा जी ने मुझे ये कहा कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट है या पॉल्यूशन है। और उन्होंने, मुझे डर तब लगा या कंसर्न तब हुआ जब उन्होंने कहा कि इस पॉल्यूशन हमें दिखता नहीं है, और जो एनिमी दिखता नहीं है वो ज्यादा खतरनाक होता है हमेशा। तो ये क्या है एग्जैक्टली exactly, जो इतना खतरनाक है, इसके बारे में मुझे जानना जरूरी है। फिर मुझे मेरे आसपास के लोगों को भी अवेयर करना जरूरी है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। राइट भूपेश जी, बहुत सही बात बोली आपने। दो वर्ड्स यूज करे, पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन। तो किसी भी चीज में जब पॉल्यूटेंट ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो शरीर को हार्म कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी को, तो वो एक वैसा पॉल्यूशन बन जाता है। और ऐसा ही एक नया पॉल्यूशन जिसको हम इलेक्ट्रो स्मोक भी कहते हैं, उसका पॉल्यूटेंट है रेडिएशन। रेडिएशन के कारण जो हमारे शरीर पे हार्मफुल इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोक, जो आज की डेट में बहुत तेजी से लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये इनविजिबल, और हर घर में हर बच्चे के हाथ में, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक हम सो नहीं जाते, हम लगातार इस खतरे के साथ, और सोने के बाद भी हम उस खतरे के साथ जी रहे हैं, जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और अब उसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी सर, ये एग्जैक्टली रेडिएशन आता कहाँ से है? मतलब क्या वो मेरे आसपास है, या फिर ऐसे कोई जोन्स हैं जहां पे जाऊं तो मुझे खतरा है? है। सर, रेडिएशन इज एवरीवेयर। मैं तो बोलूंगा ये सर्वत्र है। ये भी आज की डेट में भगवान की तरह है। इनफैक्ट इंसान वहां रहना पसंद नहीं करता जहां रेडिएशन नहीं है। तनाव में आ जाता है, रेडिएशन नहीं है। अब रेडिएशन आपका ना सिर्फ फोन से होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या कोई भी सिग्नलिंग अगर हो रही है जहां तारों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या तारों का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे रेडिएशन है। एंड रेडिएशन इज एवरीवेयर। आप और मैं जिस माध्यम से जुड़े हैं वो भी रेडिएशन है। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब रेडिएशन। इनफैक्ट घर में बल्ब से लेके, माइक्रोवेव ओवन से लेके, हम वाईफाई राउटर से लेके, रेडिएशन इज एवरीवेयर। एवरीवेयर, तो इसका खतरा भी एवरीवेयर है। सर, लेकिन आपने जब ये कहा मुझे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन डिवाइसेस को मेरे लाइफ से निकाल दूंगा तो फिर लाइफ क्या होगी? फिर से फिर वो स्टोन एज मैन में चले जाएंगे फिर, क्योंकि इन गैजेट्स के बगैर
जिंदगी हम इमेजिन ही कर सकते हैं। और एक कंसर्न और आ रहा है मुझे सर, मेरे लिए तो कंसर्न है क्योंकि मैं तो गैजेट्स के बीच में रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न मुझे अभी मेरे डॉटर के लिए आ रहा है, जो 8 स्टैंडर्ड में है, 13 साल की है वो। अभी उसका बढ़ने का स्टेज है, और उस अगर आप ये कह रहे हो कि रेडिएशन असर कर रहा है, तो आजकल के बच्चों के हाथ से मोबाइल निकालना मतलब बहुत मुश्किल हो गया है उनको। उनको डिवाइसेस मतलब उनके लिए खाने के वक्त डिवाइसेस लगता है, पढ़ाई के डिवाइसेस तो इस्तेमाल करते ही हैं। तो फिर इन डिवाइसेस के बगैर, रेडिएशन के बगैर फिर कैसे हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? सर आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बोली कि बिना रेडिएशन के जीवन तो है नहीं, स्टोन एज की तरफ चले जाएंगे। और खासकर मैं आपसे ये, खासकर पोस्ट कोविड अगर हम देखें सर, बच्चों का जो इंटरफेस है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खासकर मोबाइल पे बढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस, और आज की डेट में एजुटेक में भी अगर आप देखें। बिल्कुल सही। अब एक चिंता की बात जो आपको है सर, ऐसे मेरा भी 5 साल का बेटा है, ये कंसर्न मुझे भी होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों की बॉडी पे रेडिएशन जो है वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है। क्योंकि पहला, बच्चों के उस टाइम पे सेल्स और टिश्यू बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ फेज में होते हैं। सेकंड, उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, उसके कारण रेडिएशन ज्यादा पेनिट्रेट करता है। और तीसरा, जो उनका स्कल होता है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे होता है, उतना मजबूत नहीं हुआ होता है। तो रेडिएशन का इम्पैक्ट बच्चों पे ज्यादा है, और ये 10 गुना तक ज्यादा होता है। तो रेडिएशंस आर एवरीवेयर, पर हमें अपने आप को उसको इस रूप में इस्तेमाल करना है जो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग कंपैटिबल हो। ह्यूमन बॉडी पे वो हार्मफुल इम्पैक्ट ना डाले। वो जो रेडिएशन डाल रहा है, इट्स लाइक वाटर। जैसे कि आरओ के अंदर पानी जाता है, बाहर भी पानी आता है, पर वो उस रूप में पानी आ जाता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए कंपैटिबल हो जाता है। ऐसे ही कोई समाधान हमें लोगों को बताना है जो रेडिएशन को ह्यूमन बॉडी के कंपैटिबल बना के उसके हार्मफुल इम्पैक्ट से बचा सके। सर एक सवाल और है कि अगर ये रेडिएशन हमारे बॉडी पर एग्जैक्टली कैसे असर कर रहा है, मतलब ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पता चलती है कि ये रेडिएशन हम पे काम कर रहा है, या फिर इसको कैसे हम कैसे फील करें, या कोई टेस्ट है, लैब टेस्ट है जिससे ये पता चले सर? बिल्कुल सर, तो मैं यहाँ पे आपका थोड़ा समय लेना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कुछ बीमारियां हमें होती है जैविक कारणों से, बायोलॉजिकल कारणों से, वायरस, बैक्टीरिया। अब कोविड केस में हमने उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया। पर कुछ बीमारियां होती हैं हमें अजैविक कारणों से, जिनका इम्पैक्ट शुरू में थोड़ा होता है और धीरे धीरे उसका डैमेज इतना हो जाता है, कई बार इरिवर्सेबल हो जाता है। जैसे रेडिएशन की बात करें, क्योंकि ये अजैविक है, अबायोटिक है, इसका इम्पैक्ट अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, शॉर्ट टर्म में मेमोरी लॉस, याददाश्त के चैलेंजेस, इरिटेशन रहना, खाम खाम में गुस्सा आना, सिर में दर्द रहना, और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। और यही अगर लॉन्ग टर्म चलता रहता है, क्योंकि रेडिएशन की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस लेवल, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इंक्रीज हार्ट रिस्क, बर्थ डिफेक्ट्स, ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, एंड लो स्पर्म काउंट, ये सारे इफेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे देखे जा सकते हैं, जो धीरे 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 वो, अब आप बहुत से पब्लिशेस में और बहुत से न्यूज में, आर्टिकल्स में भी देख पा रहे हैं। सर ये सुनने के बाद तो आपने जो सिम्टम्स बताए, मुझे तो वो सारे सिम्टम्स खुद में नजर आ रहे हैं। मतलब सर स्ट्रेस लेवल, और ऑफिस में जब होता हूँ या फिर डिवाइसेस के बीच में होता हूँ, तो हाँ ये बिल्कुल मैंने महसूस किया है कि जब हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में डिवाइसेस के साथ काम करते हैं तो स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं तो थोड़ा यस फील होता है कि हाँ हम थोड़ा ओके हैं। सो ये भूपेश तो जी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि ये सारे सिम्टम्स तो मैं ये सबसे पहले खुद में ही देख रहा हूँ। और इसके बारे में फिर क्या किया जाए सर, कैसे बचा जाए इससे? तो कोई भूपेश जी, सॉल्यूशन है इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑनेस्ट। ये हमारे साथ होता है जनरली। आप किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहां ज्यादा हाई टेंशन वायर्स हो, आप वहां जनरली फील करेंगे कि सेंस ऑफ अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और वी जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट एरिया। तो सर, अब आपने बात करी सॉल्यूशन की, हम पहले सॉल्यूशन की भी बात भी करेंगे, और हम देखेंगे कि भारत की अग्रणी संस्थाएं उनके बारे में क्या बोलती है। तो यस, पहला जो समाधान हमारे पास है
वो है एनवायरो चिप। एनवायरो चिप हमें अपना जो हमारा प्रिय दोस्त है, जो हम सुबह उठते ही सबसे पहले ढूंढते हैं, और आज की डेट में तो मुझे लगता है कि इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं, वो नहीं सोता, हम सो जाते हैं, उससे जो हार्मफुल रेडिएशन एमिट होती है, उसके लिए हमारे पास है एनवायरो चिप। एनवायरो चिप जो हमें अपने फोन के बैक पे सेंटर पे लगाना है, और उसके द्वारा जो एमिटेड रेडिएशंस है वो उससे हमें हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाएगा। क्या करेगा ये? जो कांस्टेंट वेव फॉर्म होता है, कांस्टेंट वेव फॉर्म जो है उसको रैंडम वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखिए, आप सपोज करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पानी की एक ड्रॉप लगातार अगर एक पत्थर पे पड़ती है तो वो उसमें भी छेद कर देती है। तो ऐसे ही लगातार जब हम फोन यहाँ पे लगा के रखते हैं तो रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो हमारे ब्रेन पे, हम हार्ट के पास यहाँ फोन रखते हैं तो रेडिएशन हार्ट पे, हम जेब में फोन रखते हैं तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। उसी हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने का काम हमारी एनवायरो चिप करती है, जो ओवरऑल रेडिएशन का जो वेव फॉर्म है उसको चेंज कर देती है। तो पहला तो ये हो गया। ओके सर, इस पर मुझे ये सवाल पूछना है कि क्या सिर्फ मोबाइल पे ये चिप लगती है या और डिवाइसेस, जैसे मेरे डॉटर के पास टैब है, 10 इंचेस टैब है, तो क्या उस पर भी ये लगेगा? सर आप बिल्कुल लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। जो भी डिवाइस रेडिएशन एमिट कर रहा है आप वहां भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का टोटल सरकमफ्रेंस है वो थोड़ा कम होता है तो उस पर एक लगता है। लैपटॉप पे आप 2 से 3 लगा सकते हैं टू हैव द फुल प्रोटेक्शन। ओके सर। और ये तो वही बात आपने डिवाइसेस, जो डिवाइसेस हम हैंडल करते हैं उसके बारे में बात हुई। लेकिन सर घर में राउटर्स हैं, ऑफिस में राउटर्स हैं, हमारे बिल्डिंग के ऊपर 2 टॉवर्स हैं सर। और डर लगता है, अभी आपने ये कहा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मोबाइल से इतना खतरा है तो टॉवर से कितना होगा। सो उससे कैसे बचा जाए? इनफैक्ट सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 10-12 साल पहले मैं कोई एनडीटीवी पे रिपोर्ट देख रहा था, मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में ऑलमोस्ट ट्यूमर के 40 to 50% केसेस थे। और बाद में ये पाया गया कि ये टॉवर्स के कारण जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसका वो रीजन था, और इसलिए बाद में ऐसी गाइडलाइंस आई कि उसको रेजिडेंशियल एरिया से धीरे धीरे दूर दूर किया गया। तो सर ऐसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो चीजें जहां हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जिसका नाम है एनवायरो ग्लोब। एनवायरो ग्लोब जो ओवरऑल रेडिएशंस, वाईफाई राउटर्स, सर्वर रूम्स जैसे ऑफिसेज में होते हैं, या अगर आप देखें घर में कहीं रेडिएशन ज्यादा है, कहीं आसपास हाई टेंशन वायर है या टॉवर्स हैं, उससे मुझे और मेरी फैमिली को बचाने में, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने में एनवायरो ग्लोब मेरी उसमें मदद करे। तो ये एनवायरो ग्लोब कहीं फिक्स्ड होता है, मतलब कहीं किसी सॉकेट में लगाना होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं सर? सर ये बहुत ही सुंदर, घर की शोभा बढ़ाने वाला, और उससे इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली को हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने वाला डिवाइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर एक पोर्टेबल डिवाइस है। ओके। ये पोर्टेबल डिवाइस आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होटल में जो है या ऑफिस में है, अपनी कार में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चार्ज होने का तरीका वही है सर, जो हम बचपन में जैसे कैलकुलेटर देखते थे। आप इसको हफ्ते में एक बार सूर्य की किरणों में रख दीजिए, या आप इसको बल्ब के नीचे रख दीजिए आधे घंटे के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाता और सर इन दोनों डिवाइसेस की कोई एक्सपायरी डेट है कि भाई 2 साल के बाद मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, या इसकी कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट आती है इसकी? है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर ये डिवाइस की कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। आप इसको, आपने एक बार फोन पे लगाया, जैसे हम कभी कवर खरीदते हैं, आपने एनवायरो चिप लगाया, और जब तक आप वो फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और एनवायरो ग्लो को भी आप लाइफ टाइम इस्तेमाल कर सकते तो आप इतना बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताओ, अभी एक क्यूरियोसिटी और पैदा हो रही है कि एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या।
सर इसके अंदर बेसिकली पेटेंटेड ऐसे चीजें हैं जो रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज करती है। ओके। क्या होता है सर, हर एक मटेरियल का, चाहे वुड हो, चाहे कोई सिलेनियम हो, चाहे गोल्ड हो, सबका एक फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे अर्थ का भी एक फ्रीक्वेंसी होता है, हम जानते हैं नॉर्थ साउथ, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी होती है। अब कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बनते हैं जो चीजों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो रेडिएशंस के नेचर को चेंज कर देते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है इसमें। बट हाँ, क्योंकि ये पेटेंटेड है, पर इसमें नेचुरल मिनरल्स, खनिज या ऐसे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं जिसके कॉम्बिनेशन से रेडिएशन का वेव नेचर चेंज हो जाता ओके। सर और एक बात जाननी थी। ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए तो काफी नहीं है, मतलब इसके पहले कभी इसके ऐसे बारे में नहीं सुना था। हाँ, मोबाइल के बारे में सुना था, रेडिएशन के बारे में सुना था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आज आपने मुझे दी वो इन्फॉर्मेशन लैकिंग थी। हार्मफुल है ये पता था, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हार्मफुल है और क्या असर कर रहा है वो पता नहीं था। लेकिन अभी आप ये टेक्नोलॉजी जो काफी नई टेक्नोलॉजी है मेरे ख्याल से, ये इसका इसका कोई मेडिकल एविडेंस या ऐसा कुछ हुआ है, रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, ये साबित कर सके कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में काम करती है? है। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा। और चार प्रोमिनेंट हॉस्पिटल जो है इस देश के, उनके साथ कुछ स्टडीज की गई। तो सबसे पहले कोई भी हॉस्पिटल हमारे माइंड में आता है, दैट इज एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो सर एम्स में एक स्टडी की गई, हमारे ब्रेन के में वेव्स होती हैं, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स। तो जब एम्स में स्टडी की गई कि ब्रेन एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम एनवायरो चिप को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें देखा गया कि एनवायरो चिप हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस जो एक्साइटेबिलिटी क्रिएट होती है अल्फा और थीटा वेव के कारण। तो एक, ये तो रिसर्च होगी, तो एक एज अ आम इंसान मेरे लिए इसमें क्या है, देखिए अल्फा वेव से हमारे फीलिंग ऑफ कामनेस आती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और हम नई इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं। तो वर्क परफॉर्मेंस की बात आती है जब भी हम एक किसी भी इंसान की, जैसे कि अभी हम भी बात कर रहे थे, तो आपको हैप्पी और रिलैक्स रखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करती है। और थीटा वेव लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। तो जो पोटेंशियल है जिसके कारण एक्साइटेबिलिटी होती है, तो एनवायरो चिप को इस्तेमाल करते हुए ये देखा गया कि एम्स की स्टडी में कि उसने इसको बेटर कर दिया। किसको? अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स। यही नहीं, इनफैक्ट एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। अब मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, जहां आप जानते हैं बहुत से प्रोमिनेंट लोग अपना इलाज वहीं कराते हैं। तो ये देखा गया, एनवायरो चिप जब इस्तेमाल किया तो हार्ट रेट की जो वेरिएबिलिटी थी उसमें 7.7% का पॉजिटिव इंपैक्ट आया जब 2 वीक के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तो रिसर्च हो गई। तो एक लेमन के लिए इसमें क्या है, देखिए जब हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी हाई होता है तो इट मींस हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड है और बॉडी कैपेबल है अडॉप्ट करने में एनवायरनमेंट से। तो इसमें 7.7% का इंक्रीज से देखा गया कि जब एचआरवी इंक्रीज होता है तो हम ज्यादा बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं स्ट्रेस, और यही नहीं, हम हो जाते हैं लेस ससेप्टेबल टू डिसीज। और एक और स्टडी मैं आपके साथ यहां शेयर करना चाहूंगा, दैट इज रेस्टिंग हार्ट रेट। मैक्स हॉस्पिटल में ये स्टडी की गई और ये देखा गया कि रेस्टिंग हार्ट रेट में 4.8% की कमी आई थी जब इसको 2 वीक के लिए इस्तेमाल किया गया। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब क्या होता है, आपकी 2 बीट के बीच में, हार्ट बीट के बीच में जो टाइम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सी स्टडीज ये बताती हैं कि 1 बीट पर मिनट अगर हार्ट की कम होती है तो लाइफ इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं 1 to 1.5 ईयर्स।
तो इसमें जो एवरेज ये देखा गया कि जो 5 to 8% का रिडक्शन है, इसका मतलब है 4 to 7 बीट्स पर मिनट। अगर हम 80 का बीपीएम ले, तो स्लोअर हार्ट रेट में ट्रांसलेट इनटू लॉन्गर लाइफ, ये कहना है हार्वर्ड हार्ट की रिपोर्ट का। और एन इंक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट ओवर टाइम मे बी अ सिग्नल ऑफ हार्ट ट्रबल अहेड। तो हमें रेस्टिंग हार्ट रेट को जितना कम रहेगा उतना बेटर है। तो ये भी पाया गया मैक्स हेल्थ केयर की रिपोर्ट में कि इसने लगभग 5% तक उसको कम किया। तो बहुत से प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है, सिंगापुर ग्रीन काउंसिल से ये सर्टिफाइड है। सीई, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काम, गैजेट्स में रहते हैं सर, आप जानते हैं कि यूरोपियन सर्टिफिकेशन होती है, वो सर्टिफाइड हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, जो ओवरऑल ये सो कॉल्ड अनदिखे दुश्मन से आने वाले इंपैक्ट से बचाने में हमारी मदद करते हैं। सर ऐसा भी है कि जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसमें कहा जाता है कि वो एसएआर सार वैल्यू के अंडर काम करते हैं, मतलब उनका रेडिएशन ऑलरेडी जो सरकार ने जो मानक दिए हैं उसमें काम करता है। तो अगर मेरे डिवाइसेस उस लिमिटेशंस में काम कर रहे हैं, क्या फिर भी जरूरत है मुझे इस चिप को इस्तेमाल करने की सर? सर, इसमें मैं ये बोलूंगा कि कई बार जानकारी, या बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे हमें कि सार वैल्यू तो 1.67 है, 1.66 है केल्विन पॉइंट्स की। पर बात यहां आती है, वो सार वैल्यू जो मोबाइल के साथ जो पतली सी बुकलेट मिलती है, जिसको हम कभी नहीं पढ़ते, एकदम बाहर सबसे पहले उसको बाहर फेंकते हैं, उसमें 3 4 चीजें लिखी होती है। सार वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पर वो 2 केल्विन पॉइंट्स तक तब तक रहेगी अगर हम 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा बात ना करें तो। उसमें मेंशन है। तो अगर हमारा टाइम स्पैन बढ़ेगा, तो मोबाइल का सार वैल्यू तो 1.66 टू 1.67 है, पर वो 6 मिनट के हिसाब से है। टाइम बढ़ेगा तो वो सार वैल्यू का इम्पैक्ट मेरे शरीर पे ज्यादा पड़ने लग जाएगा। आप देखिए, इसीलिए फोन के साथ जो मैनुअल्स आते हैं, वो उसमें लिखा होता है यूज ईयरफोन्स व्हाइल टॉकिंग, टेक्स्ट मोर देन टॉक, कीप डिवाइस 15 मिलीमीटर अवे फ्रॉम योर बॉडी एट ऑल टाइम्स। तो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, कि जिस रेट से बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, अगर उसका समय 1 घंटे में 6 मिनट से ज्यादा रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट हार्मफुल कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। सो क्या इसका मतलब ये है कि जब ये मोबाइल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी इस पे बात कर रहा हूँ, तभी ये मुझ पे असर कर रहा है, या जब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मेरी जेब में पड़ा है या मेरे आसपास है, तो क्या उस वक्त मुझे खतरा है मेरे मोबाइल से या कैसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल खतरा है, क्योंकि रेडिएशन तो तब भी है, और रेडिएशन है। और इनफैक्ट कई बार जब फोन लो बैटरी में होता है, या हम जनरली देखते हैं फोन विदाउट एनी यूज वो गर्म हो रहा है ज्यादा, या बैक एंड में बहुत सी एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो वो तो अपना रेडिएशंस को खींच रहा है, और वो रेडिएशंस बॉडी के करीब आ रही हैं, और वो लगातार फिर बॉडी में पेनिट्रेट कर रही है। तो यस, खतरा तब भी है जब हम फोन को इस्तेमाल नहीं भी कर रहे। तो क्या ब्लूटूथ जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी खतरा है? ब्लूटूथ टू अ एक्सटेंट यस, कुछ एक्सटेंट तक ब्लूटूथ का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और खासकर जब आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आया है पॉड्स का इस्तेमाल करने का, और लगातार लगा के रखने का, और नियरेस्ट कान के नियरेस्ट जो सबसे वो बॉडी ऑर्गन है, दैट इज ब्रेन। तो रेडिएशन का इम्पैक्ट टू एक्सटेंट पड़ता है। एक सवाल आया इन सबको सुनने के वक्त एक सवाल आया था दिमाग में कि अगर मैं इस चिप को मेरे मोबाइल पे लगाता हूँ, तो क्या ये मेरे डिवाइस को किसी भी तरीके से हार्म करेगा, या उसके सिग्नल पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? सर, दो दो प्रश्न है। पहला, कि कोई इसी तरीके का इम्पैक्ट डालेगा? बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा डिवाइस पे। सेकंड, क्या ये रेडिएशन को पे इम्पैक्ट डालेगा? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा है कि लोग ना किसी को जब ये प्रोडक्ट बताते हैं, तो ऐसे बोलते हैं रेडिएशन को खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर रेडिएशन खत्म हो जाएगा तो सिग्नल ही नहीं होगा, बातचीत ही नहीं हो पाएगी, कोई नेटवर्किंग
ये हो पाएगा। तो बेसिकली जैसे हमने बात करी कि ये सिग्नल को खत्म नहीं करना, ये कांस्टेंट वेव फॉर्म को रैंडम वेव फॉर्म में लेके आ रहा है। तो वेव यहां भी है, वेव यहां भी है, रेडिएशन यहां भी है, रेडिएशन यहां भी है, पर रेडिएशन का जो वेव फॉर्म है वो एज पर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कंपैटिबल है, बायो कंपैटिबल है, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सौरभ सर, आपने आज आंखें खोल दी और एक नए चीज के बारे में जानने का मौका मिला इतने डिटेल में। सो सबसे पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच, इतना सारा समय आपने दिया और एक सवाल नहीं छोड़ा आपने जिसका आपके पास जवाब था। आपके एक्सपर्टीज के बारे में आपको सैल्यूट है सर। सर थैंक्स और अ लॉट।